नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और वक्त अदिति की अदालत का। आज बात होगी बिहार की। बिहार में दावते इफ्तार का दौर शुरू हो गया है। आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी होनी है। सीएम आवास पर इफ्तार के लिए सभी पार्टियों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि बिहार में हाल ही में हिंसा हुई। बिहार में जिस तरह से बिहार से तस्वीरें आई हिंसा की, सांप्रदायिक उपद्रव की, उसके बाद विपक्ष खासतौर पर बीजेपी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बीजेपी तो इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने की भी बात कर रही है। यहां पर समझने वाली बात आपके लिए यह भी है कि इफ्तार पार्टी का इतिहास पुराना है बिहार में, और बड़ी बात यह भी हो जाती है कि एक बार फिर से इफ्तार के इर्द गिर्द आकर वो इफ्तार पार्टी जिसका आयोजन सीएम नीतीश कुमार द्वारा किया गया है, उसी के इर्द गिर्द आकर पूरी राजनीति जो है वो फिलहाल सिमट गई है। और बार बार बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब बिहार जल रहा है तो नीतीश कुमार इफ्तार पार्टियों में व्यस्त क्यों हैं? क्या राज्य को लेकर, उसमें कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार गंभीर हैं? क्या उन्हें जो मौजूदा हालात हैं उन्हें लेकर चिंता है? क्योंकि बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार बिहार में कानून व्यवस्था संभालने में पूरे तरीके से नाकाम रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वैभव अग्रवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद आसिफ खान हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट पीयूष जोशी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल यहां पर मैं महागठबंधन से, चलिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बिहार में खेला तो अब होगा दावते इफ्तार पर सियासी रफ्तार। नीतीश करेंगे रोजेदारों की खातिरदारी। सीएम आवास पर 2024 की बनेगी रणनीति। बिहार में इफ्तार की राजनीति बेहद दिलचस्प है। यहाँ इफ्तार की पार्टी में सियासी जमीन तलाश करने के साथ साथ गठबंधन की दशा और दिशा बदल जाती है। ऐसा क्यों, ये बात आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी की। पटना में आज सीएम आवास यानी एक अणे मार्ग पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के तमाम बड़े नेता आमंत्रित हैं। शाम को इफ्तार पार्टी में कांग्रेस, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जेडीयू दफ्तर में इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा, यानी मैसेज साफ है कि इफ्तार पार्टी के बहाने 2024 की रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल संभव है। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2019 में जो उनको वोट आया था, वोट कितना था? 37-38% वोट था। तो वैसी हालत में तो साफ दिखाई दे रहा है कि अगर उनके खिलाफ जो है गोलबंदी हो जाए कायदे से, तो निश्चित रूप से 100 के नीचे उछले आएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वहीं नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी ने बीजेपी को उन पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है। 4 दिन पहले जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ की इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे, जहां स्टेज के बैकग्राउंड में लाल किले की तस्वीर लगी हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए बड़ा हमला बोला था। इफ्तार खा रहे हैं। अच्छा होता रामनवमी जुलूस पर जो पथराव हुआ, इस पर सख्त कार्रवाई होते। वो जाएं खाएं दावते इफ्तार, लेकिन हिंदुस्तान में लोगों को रामनवमी भी मनाने का अधिकार है, शिवरात्रि मनाने का अधिकार है। वो खाएं दावते इफ्तार और रामनवमी के जुलूस पर चले पत्थर और पुलिस न कार्रवाई करे, ये कौन सा शासन नीतीश बाबू? ख्वाब देखने पर किसी को कोई रोक नहीं है। नीतीश बाबू, इस जीवन में तो आप प्रधानमंत्री भूल जाइए। बिहार तो संभलता नहीं, वहां कोई वैकेंसी नहीं। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, एनडीए और निर्णायक विजय करेंगे अगले साल। देश पूछेगा आरजेडी के साथ क्यों गए थे, फिर क्यों हटे? राजनीतिक विश्वसनीयता जिसका नहीं है, जो बिहार का विकास नहीं कर पाए, वो देश का विकास क्या करे? हालांकि बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टी का लंबा इतिहास रहा है।
पिछले साल जब नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए प्रोटोकॉल तोड़कर राबड़ी देवी के घर पैदल ही इफ्तार पार्टी में पहुंचे तो तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। इसी पार्टी में बिहार के नए समीकरण का आधार रखा गया था और नतीजा ये हुआ कि इफ्तार पार्टी में शामिल होने के ठीक 3 महीने बाद ही नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली। फिलहाल जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने पत्तों को बचाकर रखना चाहते हैं ताकि वक्त पर इन पत्तों का इस्तेमाल कर सियासी फायदा उठाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मोहम्मद आसिफ खान, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है महागठबंधन की और बात हो रही है बिहार के सीएम की इफ्तार पार्टी की। बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि बिहार में जब कानून व्यवस्था तार तार हो रही है, हिंसा की तस्वीरें आई, उपद्रव की तस्वीरें आई, ऐसे में सीएम साहब इफ्तार पार्टी में व्यस्त है। बीजेपी सीधे तौर पर सीएम को कटघरे में खड़ा कर रही है, कह रही है कानून व्यवस्था उनके कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए, जो रामनवमी के ऊपर दंगे हुए उसको लेकर किस तरीके से हमने देखा, कुछ उपद्रवी लोग कौन से संगठन से जुड़े हुए थे जो मस्जिदों के ऊपर, मदरसों के ऊपर, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, बॉम्बे हो और जगह हो, जो किस तरीके से हालात बना रहे थे, किस तरीके से मीनारों के ऊपर चप्पड़ उपद्रव फैला रहे थे, उसके ऊपर तमाम सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान नहीं आया कि उनके ऊपर एनएसए कब लगेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा 4 लोग किस तरीके से मस्जिद के ऊपर हंगामा कर रहे थे। तब ये कानून व्यवस्था को कौन लोग खराब करते, कौन गुंडे थे ये, किस धर्म के गुंडे थे ये, जरा बताने का कष्ट करेगी भाजपा के लोग सबसे पहले। दूसरी बात, इफ्तार पार्टियां आज से नहीं होती, इफ्तार के रोजा खुलवाने की परंपरा चली आ रही है बिहार में पहले से। जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे तब भी रोजा इफ्तार होते थे। किस तरीके से महबूबा मुफ्ती के साथ में जब भाजपा ने कश्मीर में सरकार बना रखी थी, जब रोजा इफ्तार होते थे तब भाजपा सरकार में शामिल थी, कभी आवाज नहीं उठाई। आज नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग है तो भाजपा को रोजा इफ्तार के अंदर दिक्कत महसूस होने लगी, क्योंकि भाजपा की राजनीति सिर्फ इसी तरीके की राजनीति है। उसका एक ही मकसद है, किसी तरीके से देश के अंदर दिमागी तौर पर उपद्रव फैलाया जाए, ठीक है, और एक कम्युनिटी खास तौर पर नहीं, टारगेट लेकिन किया ये जाए। तो मुझे बता दें, आप बीजेपी इस पर जवाब देगी, बीजेपी से जवाब लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कानून व्यवस्था बिहार में बीजेपी की जिम्मेदारी है, नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है? ये मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालना, और यही हमारी नीतीश कुमार से गुजारिश है कि जो जो लोग इस दंगों में शामिल थे, किसी भी संगठन के हो, कोई भी लोग हो, उन्हें उठा के जेल भेजिए, एनएसए लगाइए। जिस तरीके से तमिलनाडु की पुलिस ने एक फिल्म बनाने वाले को, कश्यप को अरेस्ट किया, एनएसए लगाया, जिसने कश्मीरी और तमिलनाडु के लोगों के बीच में उपद्रव फैलाया, ये दिखाया कि तमिलनाडु के लोग कश्मीर पंडितों को सर, आप कभी तमिलनाडु चले जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, थोड़ी देर बिहार पे बात कर लेते हैं, थोड़ी देर बिहार पे बात कर लेते हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिहार की बात कीजिए। जो कानून व्यवस्था नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है, नहीं है जिम्मेदारी? मैं बता रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कानून व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर फिल्म बना के दिखाई गई, बिहार विधानसभा में उसकी आवाज उठी, बिहार के अखबारों के पेज पे, फ्रंट पेज पे छपा, वो सारा फर्जी निकला। ऐसे फर्जी लोग जो दंगे में शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। जो मस्जिदों के ऊपर या मंदिर में चढ़ के कोई पथराव कर रहा था, उस पर एनएसए लगाइए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसको आपको बोलना पड़ेगा खड़े होके। सर सुनिए, खास तौर पे ये जिस तरीके से तमाम ध्यान से काम है, वो पैनलिस्ट कानून के रॉन्ग साइड जो भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसे कोई सपोर्ट नहीं करता है सर, और ना ही उसे सपोर्ट किया जा सकता है। इंडियन डेमोक्रेसी में, भारत के लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो प्लीज आपसे जो सवाल है, आपकी सरकार की अकाउंटेबिलिटी को लेकर, जवाबदेही को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, वहां पर जो हिंसा हुई उसे लेकर, और उसके बाद होने वाली इस इफ्तार पार्टी को लेकर, उस पर मैं सवाल कर रही हूं, और ये उम्मीद करती हूं कि अब आगे जब आपको मौका मिलेगा तो आप टॉपिक पर ही मुझसे बात करेंगे। जवाब लीजिए। वैभव जी, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम बीजेपी द्वारा किया गया, बीजेपी इसके पीछे है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि आप ऐसे लोगों को उकसाते हैं,
ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो कम्युनल टेंशंस क्रिएट करते हैं। और आपको नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से तब दिक्कत क्यों नहीं हुई जब वो आपके साथ थे? आपका जवाब। देखिए, पहली बात तो आसिफ जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये भी चाइना की तरह बात कर रहे हैं, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जहां तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात है, चाइना को तो भारत सरकार जो सबक सिखा रही है या सिखाएगी वो तो सिखाएगी, लेकिन अंदरूनी मुश्किलात से कैसे निपटा जाए जब अपने के खून का प्यासा हो जाए। बिहार में मुस्लिम जब एक विशेष समुदाय के रूप में बिहेव करते हैं और रामनवमी के दिन उपद्रव करते हैं, या फिर अन्य सेलिब्रेशंस के दौरान, दिवाली हो गई या रामनवमी हो गई, नवरात्रे हो गए, किसी भी चीज में जो अन्य उपद्रव करते हैं उसमें सरकार क्या करेगी? जब तक भाजपा के साथ थे नीतीश कुमार तब तक तो कोई दंगे नहीं हुए। आप बता दो, जब तक भाजपा थी सरकार में तब तक कितने दंगे हुए? नहीं हुए। भाजपा सरकार बाहर आते ही दंगे हो गए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम भाइयों के साथ अपीजमेंट पॉलिसी है, उनको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंच पे इफ्तार पार्टी तो हो रही है, लेकिन उसको अटेंड करने वाले कौन हैं? उसको अटेंड करने वाले वो लोग हैं जो बढ़ावा देते हैं आपसी रंजिश को, जो बढ़ावा देते हैं आपसी मतभेद को। और नीतीश कुमार एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए रामनवमी की रैली में क्यों नहीं हिस्सा बने? वो इफ्तार पार्टी करने क्यों गए? और इफ्तार चंद मुट्ठी भर सामुदायिक लोगों की बात है, जो कि समुदाय भारत के इंटरेस्ट्स के खिलाफ काम कर रहा है। और आप नवरात्रों में सेलिब्रेट क्यों नहीं हुए? आपने नवरात्रा की तो कोई पार्टी नहीं रखी। नहीं सर, आपने समुदायों उसका को तो कोई नहीं करने किया। का काम मत कीजिएगा। आपने दावत जो कोई भी नहीं गलत रखी करे, नवरात्रों चाहे में वो तो। किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इतनी क्लैरिटी हम सबको होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू का पक्ष रखने के लिए Exactly. अफजल अब्बास हैं। और अफजल अब्बास, वैभव अग्रवाल ने जो यहाँ पर सवाल उठाए हैं उनके जवाब मैं चाहूंगी। सीधे तौर पर ये सवाल उठ रहा है कि जब बिहार जल रहा था, जब बिहार में हिंसा की तस्वीरें आई हैं, तो इस इफ्तार पार्टी की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं समझ बात जो आपके पहले कौन सा बोल रहे थे, मुट्ठी भर, ये मुट्ठी भर मुसलमानों को कहा कि क्या दबा जाता है? कुचल दीजिए, देश से भगा दीजिए। आपकी मंशा यही है भारतीय जनता पार्टी क्या, कि मुट्ठी भर ये एक नेशनल चैनल पर इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करना अच्छी बात है क्या? मुट्ठी भर तमीज नहीं है, बात चैनल पर चिल्लाते, बोलने की तमीज नहीं है। क्या चाहते हैं मुट्ठी भर वाले? क्या आप बता देंगे? अपनी तमीज ना अपने पास रखो। मेरे को क्या बोलोगे तुम यार? बोलने की तमीज है? मुट्ठी भर बोल रहे, मुट्ठी भर क्या होता है? एक बार में एक आवाज प्लीज। बोलने की तमीज है क्या? अरे तमीज मत सिखाइए अफजल अब्बास जी, तमीज सिखानी है उन्हें सिखाइए जिन्होंने हिंसा की थी। एक सेकंड, एक तो धर्म के इर्द गिर्द इस डिबेट को मत लाने की कोशिश कीजिएगा सर। आप भी सुन लीजिए। एक सेकंड वैभव जी, एक सेकंड रुक जाइए। अफजल अब्बास, तमीज जी ने सिखाई जानी है, उन्हें तमीज सिखाइए आप। जो कानून व्यवस्था के रॉन्ग साइड है उन्हें तमीज सिखाइए आप, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आपसे एक सवाल पूछा गया है, पॉलिटिकल सवाल है, पॉलिटिकल जवाब दीजिए उस पर। मुट्ठी भर क्या होता है? पहले इससे पूछिए। आप बिठाल के स्तर से मुसलमानों को गाली बकवा रही है। सर आपको ऐसा फील हो रहा है, आपने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। वो आपकी समझ का फेर है सर, आपकी समझ का फेर है सर। आपने शायद सुना नहीं, मैंने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था को जो हाथ में ले उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आप भी सुन लीजिए कान खोल के, आप भी सुन लीजिए सर। मुट्ठी भर मुसलमानों को मुट्ठी भर बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं? क्या सर आपको मुट्ठी भर आपने एक दो शब्द पकड़ लिए हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला उन्होंने? वो कॉन्टेक्स्ट भी आप समझ लीजिए ना। आपकी सरकार से जो सवाल है उसका जवाब देंगे सर आप या नहीं देंगे? अफजल अब्बास, कानून व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारी आपकी है, बिल्कुल सरकार आप चलाते हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी मेरी हाँ, तो है। जवाब दीजिए उस पर। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पूछिए कि टीवी चैनल पे बयान न दे। जवाब दीजिए, आपसे जो सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर। देश सुन रहा है, मुट्ठी भर मुसलमान देश सुन रहा है ये, इसलिए मैं चिल्ला के आपको चैनल से बोल रहा हूँ। अफजल अब्बास, अगर आप एक और मिनट जाया करेंगे सर तो मुझे माफी के साथ आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आपके पास कानून व्यवस्था को लेकर जवाब नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर आपके पास जवाब नहीं है, कानून व्यवस्था पर जवाब दीजिए ना सर। जिम्मेदारी है, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। सरकार मेरी है, मुख्यमंत्री मेरे हैं, महागठबंधन की सरकार अच्छा होगा बुरा होगा सबकी जिम्मेदारी मेरे पे होगी। मैं इसे कहां भाग रहा हूं? मैंने कब कहा?
आप छोटे से एक अवतार पार्टी में जाने को हाय तो बाद नेशनल चैनल ने बना रखा है। नेशनल चैनल ने बना रखा है या पार्टियां जो ग्राउंड पर लड़ रही हैं, जो आप ग्राउंड पर लड़ रहे हैं, मैं तो वो दिखा रही हूँ। आप चैनल के पीछे पहले डिसाइड कर लीजिए सर, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी होगी। आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं और अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो करें, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन नेशनल चैनल पर इसमें डिबेट क्यों हो रही है आप सबको? मुझे लगता है तो ये आदत है कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप सब मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। सर तो चलेगा नहीं, आप सवाल पर आ जाइए। सरकार मेरी है, अच्छा काम करेंगे तो वाहवाही हमको मिलेगी, गलत करेंगे तो हमको सुनना पड़ेगा। मैं इससे कहाँ इनकार कर रहा हूँ, लेकिन सवाल एक 5 मिनट के लिए अवतार पार्टी में जाना, इसको नेशनल पे हाइप क्रिएट किया जा रहा है जिस तरह से विपक्ष का, ये अशोभनीय लगता है मुझे। हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी कल्पित है जो उसको दोषी को पहुंचाया जाए, लेकिन इसको हर चैनल पे अवतार में चले गए 70 किलोमीटर नहीं गए। प्रशासन जो होता है, लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालता है? डीजीपी होगा, डीआईजी होगा, एसपी होगा, डीएम होगा, कलेक्टर होगा, ये कर रहे थे, सारे के सारे वहां तो पहुंचे हुए थे। लेकिन मैं आपकी बात को मैं मान रहा हूं कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, जो भी गलती हुई है, सही हुआ, जो भी हुआ, हमारी जिम्मेदारी है। इससे मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है सर, और नेशनल चैनल पर क्या जाता है वो चैनल की जिम्मेदारी है सर, तो चैनल को अपना काम करने दीजिए। नहीं, आप अपना काम कीजिए, आप मत डिसाइड कीजिए चैनल को क्या करना है और चैनल को क्या करना चाहिए। आप जवाब लीजिए, आपकी पॉलिटिकल लड़ाई बीजेपी से है, चैनल से नहीं है। आपको मैंने कहा ही जवाब ले लीजिए, वैभव जी से जवाब ले लीजिए। आपको मैंने कहा ही नहीं, जो मुट्ठी भर की बात करें उनको मैंने कहा। जवाब ले लीजिए सर। मैं आपकी बात को नहीं कर रहा हूं, दर्शकों के लिए डिबेट करती हूं अफजल अब्बास जी। दर्शकों को अगर जवाब नहीं मिलेगा इस तरह की थूतू में ना मेरा यकीन है ना मेरा भरोसा है, प्लीज। और दर्शकों का नुकसान होता है उसमें, उनका वक्त जाया होता है। जवाब ले लीजिए वैभव जी से। ऐसा है कि अगर माइनॉरिटी कहते हैं तो मेरा मुट्ठी भर कहना बिल्कुल गलत नहीं है। इनको अगर चिढ़ है उस बात की तो मेरे पे लीगल नोटिस भेज सकते हैं, सरकार उनकी है, एफआईआर करके मेरे को बता दीजिए, मैं निमट लूंगा। ठीक है, सक्षम हूं मैं, राष्ट्रीय नेता हूं, दिल्ली में बैठा हूं। अगर मेरे बारे में जानते नहीं है तो जानिए पहले कौन हूं मैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं भाजपा का, ठीक है, सबसे पहले। दूसरी बात, कौन है ये, क्या है? मुट्ठी भर हो, मुट्ठी भर की तरह ही बात करिए। नहीं है माइनॉरिटी तो मुट्ठी भर बात मत करिए, मेन स्ट्रीम में आके बात करिए। और मेन स्ट्रीम में आके बात करिए तो सरकार बराबरी से चलाइए। एक सेकंड, दंगे क्यों करते हैं मुसलमान? आपके समुदाय के मुसलमान भाइयों ने दंगे क्यों किए? नहीं सर, आप तो पूरे कम्युनिटी को एक तरह से ब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं सर, आई एम सॉरी, आई कांट लेट यू डू दैट इन दिस डिस्कशन। अदिति, नहीं वैभव जी, अदिति आप एक पूरी कम्युनिटी को एक ब्रश से पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। पूरी कौम को नहीं बोल रहा, लेकिन जिन्होंने दंगे किए स्पेसिफाई कीजिए, मुसलमान ही बी स्पेसिफिक। पूरी कौम खराब नहीं है, कौम में चंद मछलियां हैं जो खराब करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत फर्क है, और वही हम बात कर रहे हैं, वही प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा राजनीतिक फायदे के लिए। पूरी कौम का फायदा उठाने की कोशिश करी जा रही है चंद लोगों की वजह से, मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरे तालाब को गंदा किया जा रहा है। क्यों? वही तो प्रश्न है। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? इक्वल क्यों नहीं देते? इक्वल राइट क्यों नहीं देते हैं सबको? सब करें ना। और आप इफ्तार पार्टी में जाते हैं, आपको नहीं लगता है कि दिवाली आपका त्योहार नहीं है? आपके धर्म में दिवाली नहीं मनाते हैं क्या आप भारत में रह रहे हैं? 1943 में जब धर्म के नाम पे बंटवारा किया गया तो आपने भारत को चुना, तो भारत के रीति रिवाजों को भी देखना पड़ेगा ना। कि जब यही नीतीश कुमार आपके साथ थे तो बड़े अच्छे थे। नहीं, लेकिन हमारे साथ तो कोई दंगे नहीं हुए, हमारे साथ में अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं हुआ, क्योंकि हमने दबाव बना के रखा था अपने घटक दलों पे। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स ना भाजपा करती है ना करेगी। भाजपा कहती है एक देश सर्वश्रेष्ठ देश। ठीक है, जवाब लीजिए उस पर आप आसिफ जी से जवाब दीजिए सर। आप पर हिंदू अपीसमेंट के आरोप लगते हैं, आप दूसरों पर मुस्लिम अपीसमेंट के आरोप आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन कौन से बिल्कुल आप भी आरोप लगाते हैं, वो भी आरोप लगाते हैं। जवाब ले लीजिए वैभव जी प्लीज सर। ये डिबेट है, सबका व्यू पॉइंट है और सबके व्यू पॉइंट की इस डिबेट में जगह है सर, जब तक वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हो, राइट साइड। जवाब ले लीजिए आसिफ जी। ये कह रहे हैं कि इफ्तार में जाना, प्लीज वैभव जी, मैंने आपको काफी वक्त दिया, दूसरे गेस्ट बैठे हैं, अभी उन्हें 1 भी मिनट नहीं दिया। और क्या एक्शन हुआ? ठीक है, जवाब ले रही हूं ना सर, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। ये कह रहे हैं कि क्या एक्शन हुआ, पहले तो ये बताएं आप इन्हें। और दूसरा, इफ्तार में ही जाना क्यों याद रहता है, इनका सवाल है। जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहार है, हिंदुओं के त्योहार है, उसमें इतने ही मुस्तैद क्यों दिखाई नहीं देते सीएम नीतीश कुमार? ये बीजेपी का सवाल है।
हमने नीतीश कुमार जी के यहाँ देखा है किस तरीके से होली मिलन समारोह होता है वहां पे। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा, अभी दंगों को लेकर कहा, दंगों में किस तरीके से बलात्कार के, जो हिजड़ा बलात्कार करता है, जो मर्द लायक नहीं है, वो भाजपा के नेता उन हिजड़ों को। सर, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह की भाषा चैनल पर जाने योग्य नहीं है। चैनल इसका खंडन करता है और ये स्पष्ट करते हुए, ये पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता है। और आसिफ जी, जब आप इस तरह के मंच पर आते हैं तो अपने शब्दों पर संयम, भाषा पर कंट्रोल आता नहीं है, आपको ये समझ आना चाहिए। पीयूष जी, आपने यहाँ पर देखा किस तरह से वार पलटवार हो रहा है, भाषा की मर्यादाओं को भी लांघा जा रहा है। लेकिन बिहार में हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से सवाल पूछ रही है। जेडीयू कह रही है हाँ हमारी जवाबदेही है, हम उससे नहीं भाग रहे। लेकिन जब यही जेडीयू बीजेपी के साथ थी तब ये सवाल क्यों नहीं थे? देखिए अदिति जी, ये बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है और जेडीयू जो है, अब क्योंकि दोनों अलग अलग हो चुके हैं तो वार और पलटवार की राजनीति तो बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। और जब ये बहुत ज्यादा तेज होगी इस प्रकार की राजनीति, तो जो इमोटिव इश्यूज हैं, जो भावनात्मक मुद्दे हैं, जिसमें कि रिलीजन आज की तारीख में हिंदुस्तान में नंबर 1 मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने में बिलीव कर रही है। और सैडली कुछ राजनीतिक दल हैं जो पहले अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, आजकल वो थोड़े डिसोसिएट हो रहे हैं। पर जहां तक बात रही कि भाई होली मिलन समारोह या दीपावली मिलन जो होता है, सभी सरकारें करती है। दीपावली पूजन, लक्ष्मी पूजन लगभग हर सरकारी कार्यालय के अंदर किया जाता है। सभी प्रकार की जो पूजाएं हैं, कोई भी शासकीय इमारत का भी यदि काम शुरू होता है तो भूमि पूजन करके शुरू होता है। पर वो न्यूज वर्दी नहीं होता है, क्योंकि उससे जो पॉलिटिकल बेनिफिट है वो रीच नहीं किया जा सकता, वो नहीं लिया जा सकता। तो जब तक कि आप बात गवर्नेंस पे नहीं लाएंगे, जब तक की बात आप मूल मुद्दों पे नहीं लाएंगे, जैसे आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा कि भाई कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, ऐसे ही आप बात करेंगे कि भाई शिक्षा, कितने नए विद्यालय बनाए गए, कितनी नई यूनिवर्सिटीज बनाई गई, कितने नए गाँवों में बिजली के कनेक्शन दिए गए, कितने घरों तक नलों के द्वारा पानी पहुंचाया गया, साफ पानी पहुंचाया गया, कितने तालाब बनाए गए। ठीक है, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया यहाँ पर पीयूष जी। वैभव जी, इस पर आपको जवाब देना है। वो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते, इमोटिव इश्यूज उठाए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में वो तो ये भी कह रहे हैं, ये भी संभावना जता रहे हैं कि इस तरह के एक्सचेंज जो हैं और ज्यादा होंगे। देखिए अदिति जी, गवर्नमेंट हैज अ 2-pronged रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जनता की आवाज को दुरुस्त करना और दूसरा जनता को सुविधाएं देना सरकार की। अब जो पहला मुद्दा है, जो पीयूष जी ने बोला इमोटिव इश्यूज की बात है, वो जनता की आवाज है। और जनता की आवाज में जो सही है और गलत है उसको भाजपा बखूबी निभा रही है और उसकी बिहार में आवाज उठ रही है। देखिए ऐसा है, जहां प्रदेश सरकार में गवर्नेंस की बात है, पीयूष जी ने बिल्कुल ठीक बोला, गवर्नेंस में जहां पे बिहार सरकार है उसको 2 टूक देखना चाहिए कि दंगे हुए और उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन हुई और उस पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बना के जिन्होंने दंगे किए और बिहार की जनता को, ओवरऑल जनता का नाम खराब करने की कोशिश करी, एक समुदाय की मुस्लिम समुदाय का नाम खराब करने की कोशिश करी, दूसरे समुदाय से लड़ाई करवाने की कोशिश करी, वो सारी कोशिशों का पर्दाफाश हो, वो सरकार की जिम्मेवारी है। वो सरकार की जिम्मेवारी तो सरकार तो पार्टी कर रही है ना। तो जिस समुदाय पे इल्जाम लग रहे हैं उसी समुदाय के साथ पार्टी कर रही है। तो काउंटर लेना चाहती हूँ पीयूष जी, ये कह रहे हैं कि मोटिव इश्यूज ही तो जनता की आवाज है। एक सेकंड वैभव जी, मैंने उन्हें हार्डली 40 सेकंड्स दिए, प्लीज सर, आपको इनफ टाइम दिया, मेरे पास समय का अभाव है। पीयूष जी ये कह रहे हैं हम जो मुद्दे उठा रहे हैं यही तो जनता की आवाज है। देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वैभव भाई की बात ठीक है कि भाई रेजोनेट करता ही है और तभी तो वोट मिल रहे हैं और तभी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पर ये सभी की लोकतंत्र के चारों स्तंभों की जिम्मेदारी है कि भाई हम जो बेसिक गवर्नेंस के मुद्दे हैं उन पे इलेक्शन लाएं, क्योंकि दोनों पार्टीज के लिए जो, यदि आप डिलीवरेंस पे जो गवर्नमेंट है यदि वो फेल हुई है और दूसरी जो अपोजिशन है वो भी दूसरे राज्यों में यदि फेल हुआ है, तो सभी के लिए तो बड़ा सूटेबल नैरेटिव है कि भाई रिलीजन के ऊपर बात कर लें और लगातार वही नैरेटिव क्रिएट करें। तो मेरे ख्याल से यदि जब तक बेसिक मुद्दों पे हम लोग बात नहीं करेंगे तब तक चीजें बड़ी दिक्कत वाली रहने ही वाली है और इमोटिव इश्यूज। ठीक है पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव जी और आसिफ खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना है, लेकिन जहां तक सवाल धर्म पर बात करने का है तो पीयूष जी, हर पॉलिटिकल पार्टी धर्म पर बात करती है, ये किसी से छिपा नहीं। जब टिकट बांटे जाते हैं तो धर्म का भी ध्यान रखा जाता है और जाति का भी ध्यान रखा जाता है। इसीलिए राजनीति में भी
रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए। राजनीति को भी 21वीं सदी के मुताबिक खुद को रीइन्वेंट करना चाहिए। और जो आपने 4 स्तंभों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, मीडिया वही दिखाता है जो होता है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अदिति की अदालत में फिलहाल इतना ही। आप रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।